घर के मालिक का जवान बेटा जो कि घर में बैठा रहा करता और सामने उसके जवान घर की नौकरानी जो कि झाड़ू पोछा लगाया करती, वह टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखा करता और वह नौकरानी उसकी तरफ देख करके मुस्कुराया जाया करती और यह जो लड़का था यह भी उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा जाया करता था। और फिर धीरे धीरे इनका ऐसा जुगाड़ बनता है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं। नौकरानी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और फिर जो लड़का होता है, एक दिन की बात है, वह नौकरानी की तरफ इशारे करता है अपने कमरे की तरफ आने के लिए और फिर वह नौकरानी उसके कमरे में चली जाती है और फिर दोस्तों वह वहाँ पर जाकर वो शर्मनाक हरकत करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। मगर उसी घर के अंदर लड़के की 18 साल की बहन जो होती है उस कमरे के सामने से जब गुजरती है तो उन लोगों ने कमरे की जो दरवाज़ा है उसकी कुंडी तो लगा ली थी मगर साइड में खिड़की खुली रह गई थी और 18 साल की बहन ने अपने भाई को अपने घर की नौकरानी के साथ संबंध बनाते हुए गंदी हालत में देख लिया होता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो होता है, यह जो नज़ारा था अपनी आंखों से बहन ने देखा था और फिर इस घर के अंदर 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। बस एक छोटी सी गलती के कारण राज खुल जाता है। अगर वो छोटी सी गलती इन लोगों से नहीं होती तो शायद यह राज आज दफन होकर रह जाता। क्या तो वह राज था, क्या यह मामला था, कैसे ये शुरू हुआ था प्यार, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर। 2020 की यह घटना है जब उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था। कुछ लोग इधर उधर निकल सकते थे उस टाइम और कुछ बैंक वगैरह खुल जाया करती थी जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। तो उस समय कोतवाली घूमनगंज क्षेत्र के अंदर एक कॉलोनी पड़ती है, प्रीतम नगर कॉलोनी। उस कॉलोनी के अंदर आतिश नाम का एक लड़का जिसकी उम्र होती है 32 साल। उसके घर में उसके माता पिता हैं। पिता का नाम तुलसीदास केसरवानी, उम्र होती है 63 साल। जो माँ होती है उसका नाम होता है किरण और एक बहन होती है निहारिका, उम्र होती है बहन की 18 साल और उसकी पत्नी होती है प्रियंका। प्रियंका नाम की औरत उसकी पत्नी होती है। तो ये भरा पूरा परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की आमदनी भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि जो पिता हैं तुलसीदास केसरवानी, घर के दरवाजे पर एक साइड दरवाज़ा है, एक साइड पर दुकान खोली हुई है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी आमदनी इनके घर पर हो जाया करती है। ये लोग पीछे से कौशाम्बी के रहने वाले हैं, कौशाम्बी के मंजनपुर के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये घूमनगंज क्षेत्र में जो कॉलोनी है प्रीतम नगर वहाँ पर रह रहे होते हैं। अब क्या होता है, 14 मई 2020 की तारीख थी। 14 मई 2020 को मकान की किस्त जो होती है मासिक किस्त, उसको देने के लिए, जमा करने के लिए आतिश बैंक की तरफ निकल जाता है और वहाँ पर जमा किस्त करने के बाद फिर वह वापस आता है। आकर देखता है कि माँ बाप, बहन जो कि घर के अंदर खून से लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए हैं, उनकी मौत हो चुकी है और वह ज़ोर ज़ोर से उन लाशों को देखकर चीखने लगता है क्योंकि घर के अंदर 4 लाशें थी, माता पिता, बहन और पत्नी की ऊपर वाले फ्लोर पर पड़ी हुई थी। अब तो वह चिल्लाता है तो पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं और ऊपरी मंजिल पर प्रियंका जो पत्नी थी उसकी लाश पड़ी हुई थी। सबको देखकर परिवार के लोग जब मृत पड़े हुए थे तो लड़का बेहोश हो जाता है। आस पड़ोस के लोग भी हैरान क्योंकि उनको मतलब यह परेशानी इसलिए हो रही थी क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक और परिवार की उस इलाके में हत्या कर दी गई थी, न जाने किसने। तो जो परिवार के लोगों को देख करके मृत पड़े हुए एक साथ, आस पड़ोस के लोग हल्ला मचाने लगते हैं और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस के ऊपर खूब ज़्यादा प्रेशर वह आस पड़ोस के लोग करने लगते हैं कि देखो अभी 2 घटनाएं हुई हैं, एक और पहले हुई थी, एक उससे पहले हुई थी इस तरह की हत्या की, और यहाँ पर आज इस घर के अंदर ये हत्या हो गई है, सारे लोगों की हत्या। तो पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, लेकिन जो पुलिस होती है वह अपना काम तो अपने हिसाब से ही करेगी। घर के अंदर एक तरफ दुकान थी, एक तरफ दरवाज़ा था और पुलिस वहाँ पर जाकर चेक करती है भाई चोरी डकैती का मामला हो। लेकिन दुकान के अंदर जितना भी कैश था वो सारा कुछ ज्यों की त्यों रखा हुआ था। सोने चांदी, गहने, जेवरात वगैरह जो भी उस घर के अंदर थे ज्यों की त्यों रखे हुए थे, कहीं कोई चोरी नहीं हुई थी। दूसरी बात, पुलिस यह जाकर देखती है कि भाई अंदर से दरवाज़ा खोला गया है या फिर दरवाजे को ज़बरदस्ती तोड़ा गया है, तो वहाँ पर ज़बरदस्ती तोड़ने का भी कोई सिस्टम नहीं था। इसका मतलब कोई जानकार था जो इनके घर में इनकी मर्जी से प्रवेश किया होगा। अब जो पुलिस होती है, दोनों मतलब 4 लाश जो इस घर के अंदर पड़ी हुई थी उन लाशों को उठाती है और उनका जैसे कहते हैं देखती है कि आखिर क्या मामला है, तो उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है।
अब पुलिस जो होती है आगे की कार्रवाई करती है, सोचती है कि भाई ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि नकदी भी सुरक्षित है और दुकान और मकान कहीं भी कोई ताला तोड़ने का कोई निशान ही नहीं है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखती है, उस घर के अंदर लगे हुए थे, लेकिन वहाँ से उनकी डीवीआर गायब थी। अब और पक्का यकीन हो जाता है कि भाई मामला किसी बिल्कुल ज़्यादा ही जानकार आदमी ने किया है, जिसको घर की सारी चीज़ों का पता है। पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है। पड़ोसियों से पूछा जाता है पुलिस के द्वारा कि आप लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें नहीं आई क्या? लेकिन पड़ोसी कहते हैं जी नहीं, हमें कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई ही नहीं, वरना तो हम दौड़ कर आते। अब यहाँ पर यह बात भी पुलिस को थोड़ा अजीब सी लगती है कि भाई इतने लोग मरे हैं फिर भी चीखने सुनना चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई है। अब उसके बाद आशीष जो होता है लड़का, जो जिंदा अकेला बचा था इस परिवार का, जो कि बैंक के अंदर गया था मकान की महीने की किस्त जमा करने के लिए। अब आशीष से पूछा जाता है तो उसने बताया कि मैं तो बैंक गया था और वापस आया तो मेरे सारे घर वाले मृत पड़े हुए हैं। अब इस तरह की बात पुलिस सारी चीज़ों को छानबीन करती है। उसके बाद अब पुलिस और ज़्यादा जांच पड़ताल करती है कि भाई आशीष जिंदा इस परिवार के अंदर, बाकी सब लोग मर चुके हैं। तो आतिश उसका नाम है, आशीष कह रहा हूँ मैं बार बार। तो आतिश जो होता है उसके बारे में पुलिस पता लगाती है। तो पता लगता है आस पड़ोस के लोगों के द्वारा कि आतिश का इसके घर में काम करने वाली जो महिला है उसके साथ अफेयर चला हुआ है। और उसके बाद पुलिस आतिश से पूछती है कि भाई तुम्हारा किसी से अफेयर है? आतिश बताता है कि नहीं, मेरा तो किसी से कोई अफेयर नहीं है जी। मगर दोस्तों फिर उसके बाद जैसा कि पड़ोसियों ने बताया था पुलिस को कि आतिश अपने माँ बाप से बहुत बुरी तरह से झगड़ा किया करता था, रोज़ इनके घर में मार पिटाई हुआ करती थी। तो अब पुलिस आतिश के सामने कहती है कि अगर तुम्हारा कोई अफेयर नहीं है तो तुम्हारी लड़ाई अपने माँ बाप से, अपनी बहन, अपनी पत्नी से क्यों हुआ करती थी? तुमने अपनी पत्नी को भी पीटा था कुछ दिन पहले। अब तो आतिश एकदम से डगमगा जाता है। उसको लगता है कि यार पुलिस को तो सारी कुछ मतलब मामलातों का पता है। और उसके बाद आतिश टूट जाता है और फिर वह बोलता है कि साहब मैं बताता हूँ, मुझे पीटो मत। वह बताता है कि मैंने ही 8 लाख रुपए दे करके अपने परिवार की हत्या करवाई है। अब पुलिस यह सुन करके चौंक जाती है और उसके बाद पुलिस पूछती है तुमने कैसे करवाई है, क्यों करवाई है, पूरा कारण हमें बताओ। उसके बाद वह राज खोलता है। वह बताता है कि उसके जो पिता हैं वह इलेक्ट्रीशियन की दुकान चलाते हैं और दरवाजे के सामने ही वो दुकान है, पास में बगल में अच्छी खासी आमदनी उस दुकान से हो जाती है। और जो यह लड़का है आतिश, इसने अपने माँ बाप की बिना पसंद के एक लड़की जिसका नाम प्रियंका होता है उससे शादी कर ली होती है। मगर माँ बाप जब शादी होने के बाद दुल्हन घर में आती है तो प्रियंका बहुत ही ज़्यादा मिलनसार थी। तो माँ बाप को लगता है चलो इसने कोई तो ढंग का काम कर लिया, ये लड़की बहुत सीधी सादी है। और जो प्रियंका होती है वह अपनी ननद से भी, अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, मिलनसार है एकदम से। अब परिवार अच्छे से चल रहा होता है, कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, पैसों की आमदनी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की इलेक्ट्रिकल की जो दुकान थी वो बहुत काफ़ी अच्छी चलती थी उस एरिया के अंदर। अब दोस्तों 6 महीने पहले की बात है। वह बताता है कि 6 महीने पहले इनके घर में एक नौकरानी जिसका नाम होता है मोनिका, उम्र होती है 27 साल, देखने में बहुत ही खूबसूरत, लचीला बदन, उसका जो भी होता फिगर वगैरह वो अच्छा होता है, गोरी चिट्टी होती है। और नौकरानी तो सिर्फ उसका मतलब कहते हैं नौकरानी बनने का तो पेशा था और नौकर तो वह लगा करती थी, लेकिन वैसे देखने में वह नौकरानी नहीं लगती थी, मेरा कहने का मतलब ये है। अब वह काम मांगने के लिए आती है तो जो पिता होता है जिसका नाम होता है तुलसीदास केसरवानी, वह इस नौकरानी को अपने घर में काम दे देता है, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना भी बना दिया करती है वह नौकरानी। जो ये नौकरानी थी इसका पति जो था वह अपाहिज था, तो घर का पूरा खर्चा इस नौकरानी को ही चलाना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या होता है, नौकरानी जैसे घर के अंदर काम वाम करती है तो ये जो बड़ा लड़का था जिसका नाम आतिश है 32 साल का, ये नौकरानी की तरफ टकटकी लगा कर देखा करता है। कभी नौकरानी का पल्लू खिसक जाया करता तो यह वहीं पर नज़र टिका कर रह जाया करता। इस तरह से इसकी गंदी नज़र नौकरानी के ऊपर जाने लगती है और कहीं ना कहीं नौकरानी जो थी वह उसको लगातार देख रही थी कि यह कैसे देखता मेरी तरफ। और फिर नौकरानी को कुछ पैसे भी दे दिया करता और फिर नौकरानी को शॉपिंग वगैरह करवा दिया करता, उसके लिए अच्छा अच्छा सामान ला दिया करता। और फिर एक दिन नौकरानी
नौकरानी को बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड करके एक तरह से नौकरानी उसके ऊपर मोहित हो रही थी भाई, जब वह पैसे वैसे भी दिया करता, सामान भी ला दिया करता। तो एक दिन घर में कोई नहीं था और जो पिताजी थे वो तो बाहर दुकान में बैठे हुए थे। और फिर ये जो लड़का होता है जिसका नाम होता है आतिश, यह अब नौकरानी से अपनी डिमांड रख देता है, लेकिन नौकरानी भी खुश होकर के उसकी डिमांड पूरे करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर एक कमरे के अंदर जा कर के इनका शारीरिक संबंध यानी कि गंदा रिश्ता पनपता है। एक बार जब गंदा रिश्ता बन जाता है तो यह सिलसिला अब जब भी मौका मिलता तभी ये दोनों उस कांड को कर बैठते और इसी तरह से इनका काम 6 महीने तक लगातार चलता रहता है। खूब पैसे देना, शॉपिंग करवानी, ये सारी चीज़ें वो लगातार कर रहा होता है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक दिन की बात है, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, जब यह अपनी प्रेमिका के साथ, नौकरानी के साथ संबंध बना रहा था तो इसकी 18 साल की बहन खिड़की से इनको निर्वस्त्र हालत में देख लेती है और उसके बाद वह एकदम से अपनी माँ से जाकर बताती है कि माँ, भाई तो इस तरह से वो नौकरानी के साथ गंदी हरकत कर रहा है। अब माँ को जैसे बताया जाता है तो माँ जो होती है वह नौकरानी को निकालना चाहती थी, पर आतिश बोलता है कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, इस बेचारी को यहाँ से मत निकालो, ये गरीब है, इसका पति अपाहिज है। और अब माँ बाप उसकी बात मान जाते हैं कि अब ये नहीं करेगा, चलो ठीक है। मगर दोस्तों अभी भी चुपके चुपके वो लोग लगातार संबंध बना रहे थे घर वालों से छुप करके। और अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन प्रियंका जो पत्नी होती है उसने भी इनको देख लिया होता है, तो अब यहाँ पर यह प्रियंका को भी डांटने फटकारने लगता है, पूरा हंगामा हो जाता है और गुस्से में पत्नी की पिटाई कर देता है। घर वालों की बात बिल्कुल मान नहीं रहा था, घर वाले भी उसकी पत्नी की हिमायत आ जाते हैं कि तू इस लड़की को क्यों मार रहा है और हम ही तुझे पीटना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों घर वालों का कोई किसी बात का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। और अब जो बहन निहारिका होती है उसको भाई की और नौकरानी की आपत्तिजनक फ़ोटो मिल जाती हैं कहीं से, या तो भाई के फ़ोटो से या फिर हो सकता है उस दिन उसने खींच ली हो जब खिड़की से वह देख रही थी। आपत्तिजनक फ़ोटो मिलती हैं तो भाई से बोलती है कि या तो मान जाओ वरना ये फ़ोटो मैं इस नौकरानी के पति को दिखाऊंगी और ऊपर से सोशल मीडिया पर इन फ़ोटोज़ को डाल दूंगी, फिर बताओ तुम कहाँ जाओगे। अब तो यह बहुत बड़ी बात थी। इस बात को सुन करके जो भाई होता है वह बहन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि इस वीडियो को, इस फोटो को डिलीट कर दो बहन, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मगर दोस्तों यहाँ पर जो बहन होती है वो बोलती है कि पहले दूर रहो मुझसे और पहले अपनी ये हरकत बंद करो, तब मैं इस फोटो को डिलीट करूंगी। अब तो जो ये लड़का होता है आतिश ये कुछ दिनों तक नौकरानी से दूर रहने लगता है, मगर इससे रुका नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है और फिर दोबारा से संबंध बनने लगते हैं। अब जो बहन निहारिका होती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर दोस्तों यहाँ पर जो प्रियंका होती है और बहन निहारिका और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर यह प्रियंका को फिर से मारता पीटता है, अपनी पत्नी को। झगड़े होते हैं, माता पिता इससे रोज़ लड़ाई करते हैं, ये अपने पिता के ऊपर भी हाथ उठा देता है और इतना जोरों का एक दिन झगड़ा हो रहा था इनके घर में। तभी आस पड़ोस के लोग जब इनके झगड़े को सुनते हैं तो इनके घर में आते हैं और फिर कहते हैं भाई क्या हो रहा है, तो अब इनका भी बचाव करवा दिया जाता है। मगर घर में रोज़ का ऐसा दिन हुआ करता कि एक बार पूरे दिन में कलेश ज़रूर हुआ करता था इनके घर में। इस तरह से यहाँ पर का व्यवहार चल रहा था। मगर दोस्तों अब आतिश जो होता है वह पड़ोसियों से भी दुर्व्यवहार करके उनको घर में आने ही नहीं देता है कि तुम तो हमारे बीच में पंच नहीं बनोगे, और उनको गंदी गंदी गालियां देता है। इस तरह से इसका व्यवहार उस पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। अब दोस्तों जो पिता होते हैं वह सोचते हैं कि थाने जाना पड़ेगा, पुलिस को बताना पड़ेगा, तभी यह मामला सुधर सकता है। लेकिन इस बात की खबर जब बेटे आतिश को पता चलती है तो आतिश ने सोचा कि पुलिस पकड़ेगी तो यहाँ पर मतलब गड़बड़ हो जाएगा और उसके बाद वो पिता के पाँव में पड़ जाता है कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं अब नहीं करूँगा ऐसा। यानी कि बार बार माफ़ी मांगा करता और घर वाले बार बार उसको माफ़ भी कर दिया करते और उसके बाद दोस्तों माफ़ किया जाता है। पर अब की बार जो आतिश था पूरा गेम अपने हिसाब से खेलना चाहता था। वह प्लानिंग करता है कि परिवार को अगर पूरे को मौत के घाट उतरवा दूँ तो फिर मैं नौकरानी के साथ बिना रोके प्यार कर सकता हूँ, बिना रोके संबंध बना सकता हूँ, कोई कहने वाला ही नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह पूरी प्लानिंग करता है और पापा की दुकान में जो मजदूर काम किया करता था जिसका नाम था अनुज, उससे बातचीत करता है और अनुज जो कि पैसों का बहुत ज़्यादा लालची था और वह मान जाता है और फिर 8 लाख रुपए में परिवार के 4 लोगों की हत्या करने की सुपारी दी जाती है अनुज को, जो पापा की दुकान में नौकर था। और दोस्तों 75,000 रुपये एडवांस में उसको दे दिए जाते हैं। मगर जो अनुज था वह सोचता है कि मैं अकेले से तो काम नहीं कर सकता हूँ,
अपने मामा राजकिशन श्रीवास्तव को मिला लेता है और अपना एक दोस्त होता है अजूबा गांव का, उस लड़के को शामिल कर लेता है। और फिर तय किया जाता है यहाँ पर कि भाई गोली से हत्या करने से अच्छा है चाकू से हत्या की जाए, क्योंकि गोली की तो आवाज़ भी बाहर जा सकती है। तो पूरी प्लानिंग इनकी हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों प्लानिंग के तहत आतिश जो होता है वह तो बैंक की तरफ निकल जाता है और पीछे से अनुज जो होता है वह दुकान में आता है, दरवाज़ा खटखटाता है तो जो मालिक होता है दुकान का वो दरवाज़ा खोल लेता है। आतिश का जो पिता होता है क्योंकि भाई जानकार है। अब अनुज के साथ 2 लड़के और आए थे, तो अनुज के साथ जो 2 लड़के थे उनके बारे में अनुज अब दुकान मालिक से पूछने लगता है आतिश के पापा से कि हमें कुछ मदद चाहिए, इन लोगों को, ये बेचारे भूखे मर रहे हैं, लॉकडाउन लगा पड़ा है, नौकरी कहीं है नहीं। तो जो दोस्तों आतिश का पिता होता है वह इनको मदद करने के लिए उठता है, कुछ पैसे वगैरह इनको दे भी देता है और इनसे बातचीत कर रहा होता है। मगर ये हरामखोर पैसे लेने के बाद भी चाकुओं से उसके गले पर वार कर देते हैं, उसकी वहीं हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसके घर के अंदर पत्नी को मारते हैं और जो भाभी थी, जो इसकी पत्नी थी, जो क्या नाम आतिश की, उसको मारा जाता है ऊपर फ्लैट में। और फिर जो लड़की थी वो दूसरे कमरे में थी, उसको भी इसी तरह से मार दिया जाता है। और फिर उसके बाद ये लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं। यानी कि मदद कर रहा था वो बुजुर्ग आदमी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी होती है। इस तरह से सारा मामला पुलिस के सामने खुल करके आता है। एक बेटे ने ही अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतरवा दिया उस नौकरानी के प्यार की वजह से। अब आप सोचिए कि माँ बाप बच्चों पर कितना लाड करते हैं अपनी ज़िंदगी भर, अपनी इच्छाओं को पूरा ना करके बच्चों की इच्छाएं पूरे करते हैं, लेकिन जब बच्चा अपनी पर आ जाता है, कोटांट हो जाता है, तो फिर दोस्तों एक नौकरानी की वजह से भी अपने परिवार को, एक नौकरानी के लिए भी अपने परिवार को मौत के घाट उतार सकता है। ये होती है भयानक वासना। तभी बार बार कहता हूँ भैया वासना से दूर रहें, कभी भी अपना रंग रूप दिखा सकती है और फिर आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। अगर जो भी कोई भाई वासना के चक्कर में फंसा हुआ है, इस वासना से निकलें, दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ हैं देवेंद्र कुमार, कमेंट करते हैं और अवैध संबंधों के चक्कर में कांड बड़े बड़े होते हैं। जी बिल्कुल जी। दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, राम भैया जी आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। यूपी 56 महराजगंज दिलीप पांडे बहुत धन्यवाद करते हैं जी। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं जिम खोलना पड़ेगा। और उसके बाद करण कुमार पी कमेंट करते हैं मेरा नाम मुन्ना कुमार है, बिहार से हूँ, अच्छा वीडियो है जी। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, गणेश सोनी कमेंट करते हैं, भारत तिवारी कमेंट करते हैं, नसद मंसूरी कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं भिवांडी से। और उसके बाद प्रवीण बघेल शिवपुरी से, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, राम गोसाई मरवे लगातार कमेंट करते हैं, श्रीसा स्टेशनरी कमेंट करती हैं, रविंद्र भडौरिया कमेंट करते हैं, कुमार सोनू कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति हैं, टीकम शर्मा कमेंट करते हैं, बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया जी लेडीज़ ने, जी बिल्कुल जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं मोनू जैन लगातार कमेंट करते हैं और जी धीरज बंडवाल लगातार कमेंट करते हैं, सूरज डी फिजी से लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी लगातार बने रहते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।